जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 20 लाख रुपए से कम का लोन है तो हो जाओ टेंशन फ्री। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी और चुटकियों में आरबीआई के तरीके से होगा आप सभी लोगों का लोन का सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के मेरे पास सवाल आते रहते हैं कि सर मेरा लोन इतने लाख का है, मेरा लोन इतने लाख रुपए का है, क्या कोई ऐसी कोई अपर सेफर लिमिट है कि अगर उससे नीचे मेरा लोन होता है तो मेरे को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं और मेरे लोन की सेटलमेंट बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं, इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपनी सेटलमेंट बहुत आराम से करवा सकते हो। सारे जो लोन के केसेस होते हैं, ईसीएस बाउंस का, चेक बाउंस का, इन सब से बच सकते हो, आर्बिट्रेशन से बच सकते हो और क्या क्या स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। और कौन सी वो सेफर लिमिट है कि उससे ऊपर अगर लोन जाता है तो आपको थोड़ा घबराने की जरूरत पड़ सकती है, बट अगर उसके अंदर रहेगा तो कोई डर नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो, बिल्कुल आराम से अपना काम कर सकते हो, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, कोई लीगल नोटिस आया है, कहीं पर कोई केस हुआ है, फिर ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे रिलेटेड, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, ओके। अब आ जाते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे, इसका पहले आप लोगों को जवाब दूंगा। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि मुझसे ये बोलते रहते हैं कि सर मैंने फलाना ढिमकाना एनबीएफसी से या फिर बैंक से लोन ले रखा है या फिर मेरे पास क्रेडिट कार्ड चल रहा है सिंपली, ठीक है, तो क्या मेरे घर पे विजिट होगी? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे यहाँ पर एरियाज होते हैं जहां पर कभी विजिट होती नहीं है, ठीक है, बट आदमी डरता रहता है, बेचारा अपने आप परेशान होता रहता है। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, मुंबई के रहने वाले थे, उनके साथ पता क्या हुआ था? उनके साथ उल्टी घटना घट गई थी। उनका जो एरिया था, ठीक है, नाला सुपारा में एक एरिया है छोटा सा, वहां पर विजिट होती नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने डर के मारे सोचा कि मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, एड्रेस कहीं और चला जाता हूँ। अब जब उन्होंने एड्रेस चेंज करा, दूसरे एड्रेस पे वो गए, उस एड्रेस पे विजिट होती थी, उनको एड्रेस मिल गया रिकवरी वालों को और वहां पर विजिट होने लगी। तब मैंने उनको समझाया, वो अपने पुराने एड्रेस पे आए और वहां पर विजिट बैन हो रखी थी। ये विजिट बैन कैसे होती है? आप ही जैसे किसी लोगों ने कंप्लेंट्स करी होती है आरबीआई में और वहां की एजेंसीज जो होती है वो बंद हो जाती है या फिर उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, जिस वजह से वहां पर विजिट नहीं होती। दिल्ली में ऐसे कम से कम 15 जगहें हैं मिनिमम जहां पर विजिट होती ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर आपने वहां पर लोन ले रखा है, चाहे कोई आपका मतलब लोन चल रहा है, कार्ड चल रहा है, आप उसको डिफॉल्ट कर दे तो आपके यहाँ पर विजिट आएगी नहीं, होम विजिट होगी नहीं कभी। कॉल्स आते रहेंगे, धमकी देते रहेंगे, लेकिन विजिट नहीं होगी। फरीदाबाद में ऐसे बहुत सारी जगह हैं, अपना क्या कहते हैं, गुड़गांव में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, राजस्थान में ऐसी बहुत सारी जगह, यूपी में बहुत सारी जगह हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अपने बैंक का, एनबीएफसी का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है, और वहां पर अपने स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टेट डाल देंगे उत्तर प्रदेश। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, उसके अंदर तो विजिट होंगी। अब आपका कोई छोटा रिमोट एरिया, जैसे मान लेते हैं रामपुर जगह है एक, ठीक है, यूपी में, वहां पर जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर होती नहीं विजिट, बिल्कुल नहीं होती है। यूपी में एक जगह है हरदोई, वहां पर विजिट नहीं होती है, समझ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे विजिट नहीं होती है, तो आप लोग मेरे को डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल दिया करो, ठीक है। एनबीएफसी बैंक का नाम डाल दो, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दो और स्टेट का नाम डाल दो। मैं आप लोगों को बता दूंगा वहां पर विजिट होगी कि नहीं होगी। होगी तो यस लिख दूंगा, नहीं होगी तो नो लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि यार आपका 20 लाख रुपए का मतलब क्या है। मेरा जो आपने थंबनेल भी देखी होगी, टाइटल भी देखा होगा, तो 20 लाख रुपए का क्या मतलब है? तो 20 लाख रुपए एक सेफर लिमिट है, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में कि 20 लाख रुपए से नीचे के जो अनसिक्योर लोन होते हैं उनके केसेस कभी भी डीआरटी में जा नहीं सकते हैं, ठीक है, ओके। चाहे 19,50,000 आपके ऊपर है तब भी आपका केस डीआरटी में नहीं जा सकता है। हाँ, 20 लाख से अगर 1 रुपया भी ज्यादा है आपका, अब कई लोग बोलेंगे सर मान लेते हैं 19 लाख था, इन्होंने चार्जेस वगैरह बढ़ा के 21 लाख रुपए कर दिया या 20 लाख रुपए कर दिया, तो क्या अब मेरा लोन डीआरटी में जा सकता है? नहीं जा सकता। आपका जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है उसमें जो आउटस्टैंडिंग बच रही थी वो काउंट होता है उसके अंदर, उसके ऊपर वो लोग चार्जेस लगाते रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो चार्जेस काउंट नहीं होता है उस पर। अब डीआरटी से डरने की जरूरत क्यों है? तो देखो, डीआरटी पे एक पावर होती है, डीआरटी जो हमारा कोर्ट है उसमें एक पावर होती है कि वो आपके अनसिक्योर लोन को एक तरीके से सिक्योर बना सकता है। मान लेते हैं आपने अनसिक्योर लोन लिया था किसी फलाना ढिमकारा बैंक से 25 लाख रुपए का, और वो बैंक जाके डीआरटी में कोर्ट केस फाइल करता है और वहां से उसको ऑर्डर मिल जाता है, तो डीआरटी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है
कि इस बंदे की जो जमीन जायदाद वगैरह होगी उसकी अटैचमेंट हो सकती है। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आपके पास कुछ है नहीं तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अकाउंट वगैरह ज्यादा फ्रीज कर सकता है अगर आप बिल्कुल रिप्लाई नहीं करोगे तो। उसमें भी अगर आप अकाउंट में पैसे नहीं रख रहे हो तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, है ना। लेकिन डीआरटी में उल्टा होता है, डीआरटी में ये लोग एक तरीके से सिक्योर लोन वाला काम हो जाता है वहां पर, ठीक है। अब जितने भाई हैं जिनका 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन है, पहली बात तो डरो मत, क्योंकि 1000-2000 बंदों पे से किसी एक आधे पे डीआरटी का केस होता है। क्योंकि डीआरटी में भी अगर बैंक को जाना है तो वहां पर उनको पैसे देने पड़ते हैं 25%। ओके, अगर आपका 20 लाख रुपए का लोन है तो उनको वहां पर 25% उसका भरना पड़ेगा। ओके, अब कई लोग बोलेंगे कि सर होता है क्या डीआरटी पे? होता है लेकिन बहुत कम मात्रा है, मतलब मान लो 0.0% कुछ की वो है परसेंटेज, ठीक है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर मेरा सब मिला जुला के तो 50 लाख का बन रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ना वो एक सिंगल लोन की बात कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं आपके ऊपर 50 लाख रुपए का तो लोन है, मैं मान गया, कोई बात नहीं, ठीक है। बट वो 20 लाख रुपए का कोई सिंगल बैंक का नहीं है, 10 बैंकों से 5-5 लाख रुपए का, या फिर 5 बैंकों से 10-10 लाख रुपए का, या फिर चलो 3 बैंकों से 15-15 लाख रुपए का, तो भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 20 लाख रुपए से जिनका ऊपर लोन है उन्हीं का केस डीआरटी में जा सकता है, अनसिक्योर वाला, वरना नहीं जाएगा आपका केस डीआरटी में कभी भी। बैंक कितना भी पैर मार ले, बैंक कितना भी कुछ कर ले, रूल बुक कहती है कि 20 लाख से नीचे वाले लोन नहीं जा सकते डीआरटी में। जब 20 लाख से नीचे वाले लोन डीआरटी में जा ही नहीं सकते तो सीधी सी बात है कि भाई साहब बैंक के पास कुछ है नहीं खास, अनसिक्योर लोन है, गारंटी आपने कुछ दे नहीं रखी है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देंगे, है ना। आर्बिट्रेशन के नोटिस की आज के टाइम में कोई खास वैल्यू नहीं है। आप अगर अपने अकाउंट्स में पैसे नहीं रख रहे हो, ज्यादा कुछ वो नहीं कर रहे हो, तो आप इनके रिप्लाईज दो, रिप्लाई देने के बाद कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आर्बिट्रेशन कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ओके, रही बात सेक्शन 25 और चेक बाउंस, जिसके लेके बहुत ज्यादा डराया जाता है, या फिर फॉर्जरी का केस जो होता है उसको लेके भी बहुत डराया जाता है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा जो 318-316 के अंदर ये लोग फॉर्जरी का जो 420 का केस करते हैं, आजकल काफी सारे बैंक करने लगे हैं, उन केसेस की कोई बुनियाद होती ही नहीं है, ठीक है। वो सेम डे बेलेबल ऑफेंस रहता है, एक बार बेल लेने के बाद वो केस हट जाता है 2-4 डेट के बाद, क्योंकि वो लोग प्रूफ साबित ही नहीं कर पाते कि आपने कोई फ्रॉड करा है। आपने तो भाई लोन लिया था, पैसे थे तब तक भर रहे थे, नहीं थे मतलब अब पैसे नहीं रहे तो नहीं भर रहे, सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए डरने घबराने की उतनी आपको जरूरत नहीं है ऐसे केसेस में। ओके, और वैसे भी अगर ऐसे कोई केस सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस आपके ऊपर फाइल करने वाले होंगे तो उससे कम से कम 2-3 महीने पहले आपके पास नोटिस आते हैं। अगर आप उन नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम करोगे तो आपके ऊपर 90% चांसेस है कि कोई केस कभी फाइल होगा ही नहीं। ओके, कई लोग मेरे पे बोलते हैं कि सर नोटिस के रिप्लाई करने का क्या फायदा है। अरे मेरे भाई, अगर आपने प्रायर नोटिस दिया होगा, अगर आपने ये सब नोटिस के रिप्लाई दिए होंगे टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, तो आगे चल के जब केस फाइल करने जा रहे होंगे तो वहां पर दिखाना पड़ता है कि भाई साहब कस्टमर को आपने नोटिस भेजा था, हाँ भेजा था, कोई रिप्लाई आया, रिप्लाई क्या आया दिखाइए। रिप्लाई देखा गया, वहां पर आपने सेटलमेंट की डिमांड कर रखी है कि भाई साहब मेरे को एक काम करो, मेरे को सब ये दिक्कत परेशानी है, मेरे को 10% में सेटलमेंट का ऑफर दे दो। बैंक क्यों करेगा, बैंक परेशान नहीं करता इसलिए, समझ रहे हो। बैंक को एट द एंड करनी सेटलमेंट ही, ये जो केस वगैरह रहते हैं ये खाली एक लीगल प्रोसीजर है, प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर केस कितने लोगों पे होता है, तो मैं बता दूं, अगर 100 लोगों का डिफॉल्ट है ना, 100 लोगों का लॉट बन रहा है तो उसके अंदर 2 लोगों पे केस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं। कई हमारे भाई हैं जो बोलते हैं 10 लोन है तो 10 पे 10 पे केस हो गया, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस जो मैं बताता हूँ, अगर आपके ऊपर 10 लोन है ना तो हो सकता है 2 केसेस हो जाए, 2 भी नहीं होंगे, 1 आधा हो सकता है, अगर हो बहुत अच्छी किस्मत है तो 1 भी नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। ज्यादातर एनबीएफसी आज के टाइम पे केस फाइल करती ही नहीं है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, कई लोग बोलते हैं कि सर मान लेते हैं चलो केस वेस नहीं हो रहा फाइल या फिर कुछ हो रहा है, बट ये कॉल्स और रिकवरी से जिस तरीके से परेशान करते हैं तो उसका इलाज क्या है। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो रिकवरी के कॉल्स रहते हैं, अगर आपके मल्टीपल लोन्स के डिफॉल्ट है तो आपको एक कॉल तो आता नहीं होगा, आपको कम से कम जो कॉल आएंगे, अगर मान लो 10 जगह से लोन है तो अगर वो लोग 50-50 भी कॉल कर रहे होंगे तो 500 कॉल मिनिमम आता होंगे दिन में, ठीक है। आप 2 काम कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका है मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। एक, या तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप बिल्कुल कॉल मत उठाओ, बिल्कुल कॉल देखो नहीं बंद करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि उससे ना अगर आप सेम एड्रेस पे रह रहे हो तो आप अगर बिल्कुल अपडेट नहीं दोगे ना तो आपकी होम विजिट्स बढ़ने लगेंगी ज्यादा, ठीक है।
कई लोग बोलते हैं कि इनका आपस में तो कोई मेल होता ही नहीं। अरे मेरे भाई डाटा में चढ़ता है ना। जैसे अगर आप मान लो एक कॉल उठा के बोल रहे हो कि भाई साहब आरटीपी डाल दे, मैं पेमेंट वगैरह नहीं करने वाला, सीधी सी बात है, आगे चल के सेटलमेंट करूंगा, और उसने आरटीपी डाल दिया, तो आगे जो एग्जीक्यूटिव रहता है जो आते हैं आपके घर पे, उनके पास दिख जाता है कि कस्टमर ने आरटीपी कर रखा है, तो वो ज़्यादा वैसे भी परेशान नहीं करता उस कस्टमर को। जिस कस्टमर के बोर्ड पे दिखने लगे कि वो आरटीपी डलवा चुका है मल्टीपल टाइम, रिकवरी वाला उसे कभी परेशान नहीं करता, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि इस कस्टमर को कोड की नॉलेज है। वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर भी कोड ही बोलेगा, खत्म कहानी होगी और कुछ नहीं। मैं मेरा पेट्रोल भी बर्बाद होगा, मेरा टाइम भी बर्बाद होगा, मेरा सारी चीज़ें बेकार होंगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए वो ज़्यादा चीज़ें करता है। आप ये कर सकते हो कि आप मान लेते हैं 100 कॉल आ रहे हैं, तो एक कॉल उठा के बता दो कि भाई साहब इसको आरटीपी डाल दे, खत्म कर कहानी, ठीक है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं सर मैं बोलता हूँ डालने के लिए, लेकिन वो डालते नहीं है। तो आपको बोलना है, सिर्फ डालना पड़ेगा उनको, ठीक है। आप लोग गलती ये करते हो कि आप अपने एंड से कॉल काट देते हो, समझ रहे हो। जब आप अपने एंड से कॉल काट दोगे तो उनके पास जो क्वालिटी वाला बंदा रहता है, जो कॉल्स चेक करते हैं, और जो क्वालिटी वाला बंदा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे होते हैं। क्यों होते हैं अच्छे? क्योंकि इनको गलती निकालनी होती है। ये ऐसे नहीं होंगे कि उसे बोल देंगे कि छोड़ कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कॉल पे आप बैठे हुए हो, आप बात कर रहे हो कि आरटीपी डालो, वो बोले नहीं डालूंगा, तू थोड़ा कर दे, तो वो खुद से जब कॉल काटेगा ना, तो वहाँ डाटा में शो हो जाएगा कि इसने कस्टमर से बकवास करी है, और वहाँ पर उसके पॉइंट कटेंगे और दिक्कत भी होगी, समझ रहे हो। और आरटीपी पड़ेगा फिर आगे क्वालिटी वाले के द्वारा पड़ेगा। तो इसलिए आप ये तरीका अपना सकते हो, सबसे बढ़िया। कई लोग बात नहीं कर पाते, तो आप किसी की कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा भी ले सकते हो, हमारे पास भी अवेलेबल है, या किसी और से भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास है तो वो सारी चीज़ें तो ओके। होम विजिट का ये है कि मल्टीपल आपको कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी, ट्विटर पे, मेल पे और आरबीआई में। आरबीआई में मल्टीपल कंप्लेंट्स करने के बाद आपकी होम विजिट प्रॉपरली बंद हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो रिकवरी वाला है, ये किसी से मतलब रिकवरी वाला जो है वो आरबीआई से इनकी इतनी फटती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो। एक मेल जाने के बाद आरबीआई के द्वारा इनके कस्टमर सर्विस से आपको कॉल आएगा, इनके डिपार्टमेंट से आपको कॉल आएगा, प्रूफ्स मांगे जाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं सर प्रूफ मांगेंगे तो क्या देंगे? अरे मेरे भाई कंप्लेंट करो, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ होगा तो दे देना, नहीं है प्रूफ कोई बात नहीं, कंप्लेंट्स करो। कंप्लेंट अगर क्लोज भी हो जाएगी ना बाद में, तो भी आपका बेनिफिट है कि भाई साहब वहाँ पर आप एक बार ब्लैक लिस्टेड कस्टमर हो जाते हो तो आपके घर पे विजिट वगैरह नहीं होती है, समझ रहे हो। आप दोबारा डाल दो, दोबारा अगर कुछ हो तो दिक्कत प्रॉब्लम हो तो ये सारी चीज़ें करो आप। ये कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ये इनफ होगा क्या, ये करना काफ़ी होगा? आपको मैं बताना चाहूँगा, कई लोग जिन पे मेल तक नहीं डाली जाती है, वो बाद में इसको बोलते हैं कि ये कंप्लेंट से क्या हो जाएगा। अब ये बताओ कि आप कर नहीं रहे हो कुछ भी, और उसके बाद बोल रहे हो कि मेरे घर पे विजिट भी हो रही है, मुझे कोई गाली दे के भी जा रहा है, मुझे कोई सुना के भी जा रहा है, मेरे को कोई बदतमीजी भी कर रहा है। करेगा ही जब आप कुछ करोगे नहीं, सीधी सी बात है। अब जो बैंक है वो एक संस्था है, सीधी सी बात है। बैंक या फिर एनबीएफसी एक संस्था है, या फिर एक सिंपली मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कोई इंसान नहीं है, उसको सपना नहीं गिरेगा कि भाई सब कस्टमर से बदसलूकी हो रही होगी। जब तक आप लिखित में नहीं दोगे, जब तक आप मेल नहीं डालोगे, जब तक आप कंप्लेंट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने का, ठीक है। अगर आप फिर भी सोच के बैठे हुए हो कि भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा और उसके बाद सोचूंगा कि रिकवरी रुक जाएगा, तो आप गलत भ्रम में हो। ओके, कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करो, कंप्लेंट्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रही बात सेटलमेंट की, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आराम से, चाहे 20 लाख के अंदर आपका लोन है आराम से, तो आपकी सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद आराम से 10 से लेकर 15%, 20% में हो जाएगी, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड है उनकी सेटलमेंट हमेशा 10 से लेकर 15% के बीच में करनी चाहिए, 15 से ऊपर कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगर 15 से ऊपर का ऑफर आ रहा है, चाहे 18 ही क्यों ना हो रहा, 17 ही क्यों ना हो रहा हो, आप उसे मना करो, बोलो 15 के अंदर लाओ। अगर आप ला पा रहे हो तो ठीक है, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में 15% से ऊपर नहीं होनी चाहिए सेटलमेंट, उसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, ठीक है। अगर लोन है तो 10 से 20% के बीच में आप कर सकते हो, ठीक है। 20% से ऊपर वो भी नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर 20% से आप कर रहे हो तो आप अपना लॉस कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। ओके, सेटलमेंट का जो पूरा प्रोसीजर रहता है वो प्रॉपरली ऑनलाइन रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी को पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी को पहले एक ही EMI पे करने की जरूरत नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा भ्रम फैला के रखा है ना कि एक ही EMI पे कर दो, उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप पेमेंट नहीं करोगे तो ही आपकी सेटलमेंट होगी। अगर आप पेमेंट कर दोगे, एक ही EMI 2 EMI पे कर दोगे, तो सेटलमेंट आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपने पैसे ही पे कर दिया, तो सेटलमेंट क्या बात की, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। जय हिंद।